Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to the ZG Education new video on Income Tax Ordinance 2001 relating to the tax recovery of tax from the person holding money on behalf of the taxpayer. And the section that we are going to study is 140. As you know that we are studying the recovery measures. Recovery measures are taken when the tax is due from a taxpayer but the taxpayer doesn't pay or doesn't cooperate to pay the tax. And in this series we have studied section 137, 138, 138a, 138b and 139, and today we are studying section 140. Section 140 is very important, very commonly used and very effective tool uh, in recovery of the tax. आपने कुछ अर्सा पहले शायद चंद दिन पहले ही सुना होगा कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस एंड टैक्सेशन उसने कुछ एफबीआर का स्टेप था, चेयरमैन ने चूँकि सेक्शन 140 का जो एक पुराना डिसीजन था उसको रिवोक कर दिया है, तो उसकी मुखालफत की है। वजह ये थी कि जो पिछले चेयरमैन थे शबर जैदी साहब, उन्होंने सेक्शन 140 को इनफेक्टिव करा दिया था और इसको एक्सरसाइज करने से मना कर दिया था। अब जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने पहली बात तो ये है कि ये बात की है कि रिकवरी के लिए ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि चेयरमैन का जो डिसीजन था दैट वाज नॉट लीगल। अब कैसे कह सकते हैं कि भाई लीगल नहीं था, चेयरमैन ऐसे गलत फैसला कैसे ले सकता है? देखिए, आप जानते हैं कि जो लॉ होता है वो पार्लियामेंट से पास होता है और फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलती है, तो उसके बाद कोई कोर्ट, कोई पर्सन, कोई चेयरमैन या कोई ऑफिसर इसको इस तरीके से रिपील नहीं कर सकता या किसी ख़ास सेक्शन को सस्पेंड नहीं कर सकता। तो खैर अब सेक्शन 140 को हम स्टडी करते हैं कि असल में सेक्शन 140 क्यों अफेक्टिव है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारे लिए या टैक्स रिकवरी में ये कैसा बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और फिर आखिर में हम ये भी देखेंगे कि जो सेनेट की कमेटी थी उनको इस चीज़ पे क्या एतराज़ था। फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकवरिंग एनी टैक्स ड्यू बाय द टैक्स पेयर द कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन, कि टैक्स रिकवर होना है किसी टैक्स पेयर से, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, एक नोटिस के ज़रिए से यानी कि इन राइटिंग किसी भी दूसरे शख्स को रिक्वायर कर सकता है, उससे डिमांड कर सकता है किस शख्स से। अब उसकी डिटेल दी है, ओविंग और मे ओ मनी टू द टैक्स पेयर, जिसने टैक्स पेयर के पैसे देने हैं या कुछ अभी तो नहीं है लेकिन कुछ अरसे में ऐसी सिचुएशन राइज होगी कि उसने टैक्स पेयर को पैसे देगा, ये यानी कि वो ड्यू हो जाएंगे। होल्डिंग और मे होल्ड मनी ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, पहली बात यह है कि अभी इस वक्त उसके पास टैक्स पेयर के पैसे पड़े हैं, या इस वक्त तो नहीं है लेकिन कुछ अरसे बात हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप एक सैलरी पर्सन हैं, आपका टैक्स ड्यू था, अब बैंक में आपके इस वक्त तो पैसे नहीं पड़े लेकिन यकम पे आपकी सैलरी आ जाएगी, तो हु में होल्ड मनी वाली बात पूरी जाएगी। अच्छा, होल्डिंग और हु में होल्ड मनी ऑन अकाउंट ऑफ सम अदर पर्सन फॉर पेमेंट टू द टैक्स पेयर। अब इसमें देखें 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, एक टैक्स पेयर है और टैक्स पेयर को मिस्टर एक ए है, उसने पैसे देने हैं लेकिन उसके पैसे जो हैं वो बी के पास पड़े हैं। उसने बी को कहा है कि यार इस तरह करने हैं कि आप मेरे पैसे तो आपके पास पड़े हैं तो आपने टैक्स पेयर को दे देने हैं। तो अब उस मिस्टर बी को डायरेक्ट कहा जा सकता है कि चूँकि आपके पास जिसके पैसे पड़े हैं उसने देने हैं मिस्टर टैक्स पेयर को, तो आप वो पैसे हमें दें। आर हैविंग अथॉरिटी और ओवर सम अथॉरिटी ऑफ सम अदर पर्सन टू पे मनी टू दी टैक्स पेयर। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास अथॉरिटी होती है, जिस तरह कि अब मतलब फाइनेंशियल मैनेजर वगैरह हो गए या और इसमें से कि जिसने क्या करना होता है, पैसे देने होते हैं। अब एक टैक्स पेयर के किसी और बंदे के पैसों पे अथॉरिटी होती है और वो पैसे किसको देने होते हैं, आपने टैक्स पेयर को, तो आपको भी कहा जा सकता है, जिसके पास अथॉरिटी है तो उसको भी कहा जा सकता है कि ये पैसे आप हमें दे दें। टू पे द कमिश्नर सच मच ऑफ द मनी एज सेट आउट इन द नोटिस बाय द सेट डेट सेट आउट इन द नोटिस। तो कमिश्नर ये कह सकता है कि भाई इतने पैसे, कितने पैसे, जितने कि उसने नोटिस में लिखे हुए हैं उस डेट तक जो कि उसने नोटिस में लिखा हुआ वो पैसे कमिश्नर को दे दे। अब ये बड़ी अजीब गरीब सी बात लग रही होगी, बिल्कुल अजीब गरीब सी बात नहीं है कि एक टैक्स पेयर है, फ़र्ज़ करें मिस्टर टैक्स पेयर, उससे आपने 1 लाख रुपए का टैक्स रिकवर करना है। अब उसके पैसे पड़े हैं बैंक के अंदर, तो आप बैंक वाले से कहेंगे कि भाई आपके पास टैक्स पेयर के पैसे पड़े हैं, वो पैसे आप इस तारीख तक मुझे दे दें। क्लियर? या
सर मैंने एक दो और एग्जांपल दी हैं, तो इस तरीके से आप उसको नोटिस, कमिश्नर नोटिस देगा या जो ऑफिसर होगा तो वो रिकवर कर लेगा। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर शैल नॉट इशू नोटिस अंडर दिस सब सेक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम द टैक्स पेयर। अब यहाँ एक प्रोवाइजो है कि कमिश्नर, एक ख़ास कंडीशन है जिसमें वो इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करेगा, यानी कि वो नोटिस नहीं इशू करेगा अंडर सेक्शन 140 if the said taxpayer has filed an appeal under section 127 in the income tax ordinance 2000 in the income in respect of the order under which the tax sought to be recovered has become payable and subject। अब चलो फिर यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं कि ये जो शख्स है, देखिए इसके खिलाफ डेफिनेटली एक आर्डर हुआ होगा, उस आर्डर के तहत इसके ऊपर एक टैक्स लगा है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिसर हैं, आपने मिस्टर टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ एक ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के तहत उससे 50,000 रुपये टैक्स पेएबल हो गया। अब इसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ ये जो हमारा टैक्स पेयर है उसने अपील की है अंडर सेक्शन 127। अपील्स का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। असल में इस तरह होता है कि अगर एक अफसर आपके ख़िलाफ़ असेसमेंट ऑर्डर पास कर लेता है तो आप अगर उससे जस्ट अग्रीव्ड हैं, आप उसको सही नहीं समझते, तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है अपील की वो होती है कमिश्नर अपील, और कमिश्नर अपील के पास सेक्शन 127 के तहत आप और अपील कर सकते हैं। तो ये आपकी फ़र्स्ट अपील होती है। तो फर्स्ट अपील तक इस रिकवरी की इजाज़त नहीं है। वजह ये है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है, ऐसे नहीं। कंडीशन क्या चीज़ है? पहली बात यह है कि एंड द अपील हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बाय द कमिश्नर अपील, और कमिश्नर अपील ने अभी तक उस अपील का फैसला नहीं किया। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 10% ऑफ द सेट अमाउंट ऑफ द टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द टैक्स पेयर। लेकिन कंडीशन ये है कि टैक्स पेयर ने भी 10% जो टैक्स ड्यू था वो जमा करवा लिया। मतलब अगर 50,000 रुपये का टैक्स था तो 5,000 रुपये जमा कर ले, और केस अपील में हो तो फिर आप 140 को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इससे ये शो हो रहा है कि आपका जो टैक्स पेयर है दैट इज़ बोनाफाइड। लेकिन उसको चूँकि इस फैसले से वो मुतमईन नहीं है तो इसलिए उसने अपील की है, तो आपने उसके अलावा कोएर्सिव मैयव अंडर सेक्शन 140 नहीं लेना। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 द अमाउंट सेट आउट इन द नोटिस ऑफ द सब सेक्शन 1। अब ऐसे नहीं है कि भाई आपने बैंक को कह दिया कि भाई आपने मुझे 50,000, बैंक मैनेजर को मुझे 50,000 रुपये मिस्टर टैक्स पेयर के दे दें, उस बंदे के पास बैंक में पैसे 5,000 रुपये पड़े हों, तो आप किस तरह बैंक मैनेजर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आपने 50,000 रुपये देने हैं। अब बात है कि नोटिस में आपने जितने मर्जी पैसे लेके हुए हैं, लेकिन वेयर द अमाउंट ऑफ द मनी इज़ इक्वल टू और लेस देन अमाउंट ऑफ द सेट ड्यू बाय द टैक्स पेयर। अब जो नोटिस में आपने जितनी अमाउंट लिखी है, अगर वो जितना उस बंदे से टैक्स ड्यू था उसके बराबर है या उससे कम है, शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द मनी। अब वो जो है उस बंदे के पास जो पैसे हैं उससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होगा? और इन अदर केस शैल बी सो मच ऑफ द मनी एज इज़ सफिशेंट टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू बाय द टैक्स पेयर। पहली बात यह है कि उस बंदे से अगर 50,000 रुपये ड्यू हैं तो आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की डिमांड उससे नहीं कर सकते, आपने अपना टैक्स रिकवर करना होगा। दूसरी सूरत में क्या होता है? पहली बात तो ये थी कि हो सकता है उसके पास पैसे ही कम पड़े हों। अगर उस बंदे के पास पैसे ही कम पड़े हैं तो फिर तो जितने पड़े हैं वो आपको वही दे देगा। मिसाल के तौर पर आपने बैंक को नोटिस दिया कि भाई इस बंदे के 50,000 रुपये हैं तो ड्यू हैं, तो आप मुझे 50,000 रुपये इसके अकाउंट से निकाल के दें। तो बैंक मैनेजर ने चेक किया उसके अकाउंट में, तो आपको उसको बैंक मैनेजर को ये पता चला, बैंक मैनेजर ने जब अकाउंट चेक किया तो उसमें टोटल पैसे ही 5,000 रुपये थे, तो 5,000 रुपये से तो ज़्यादा वो आपको दे भी नहीं सकता। दूसरी सूरत में अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है, आपने 50,000 का डिमांड किया था, अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, इन एनी अदर केस शैल बी सच अमाउंट ऑफ मनी एज इज सफिशिएंट टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू बाय द टैक्स पेयर। तो भाई मैनेजर आपको उतने ही पैसे देगा जितना कि आपका जो टैक्स है वो पूरा हो जाए। तो डेफिनेटली आप टैक्स से ज़्यादा तो आप डिमांड भी नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी इलीगल। तो खैर वेयर अ पर्सन, आई थिंक ये ए और बी आपको बड़े क्लियर हो गए हैं, सादा सी चीज़ें हैं। वेयर अ पर्सन इज़ लाइबल टू मेक सीरीज ऑफ पेमेंट सच एज सैलरी टू द टैक्स पेयर, नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 मे स्पेसिफाई एन अमाउंट टू बी पेड आउट ऑफ ईच पेमेंट until the tax due by the taxpayer has been recovered। ये तो था कि बैंक के अंदर उसका बैलेंस पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ केसेस इस तरह होते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पेंशन का केस आपके पास है,
अब पेंशन वाले बंदे को भी तो टैक्स लग सकता है। अब आपको पता है कि उसको मंथली इतनी पेमेंट होनी है और सीरीज ऑफ पेमेंट है, या कोई सैलरी पर्सन है, उसकी जो मंथली सैलरी है दैट इज़ 70,000, तो 70,000 उसको हर मंथ होने हैं। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में या जो भी बंदा उसको पेमेंट कर रहा है उसको ये रिक्वायर कर सकते हैं कि भाई उसकी सैलरी है 70,000, हर मंथ आपने 20,000 उसकी सैलरी में से काट के मुझे जमा करवा देना है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। क्योंकि कंप्लीट सैलरी तो आप उसकी नहीं कर सकते, बंद कर सकते हैं ना, आपने उसको भूखा तो नहीं मारना। तो ये जो है ना उसमें से की जा सकते हैं। और साथ ही कहते हैं कि इतने अरसे तक पे करनी है, चूँकि उसने 1 लाख रुपए पे करने थे, हर महीने 20,000 आप उसकी सैलरी में से काट के मुझे देंगे, तो 5 महीने बाद उसके पैसे पेमेंट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी पेमेंट बंद कर देंगे। The date of payment of specified in the notice under subsection 1 shall not be the due date before the money becomes payable to the taxpayer or held on the behalf of the taxpayer। अब मिसाल के तौर पर आपने लिखा, वही बात है कि अकाउंट ऑफिस को लिखा या फिर बैंक मैनेजर को लिखा कि इस बंदी की जो सैलरी है उसको, उसमें से मुझे 20,000 देने हैं, लेकिन आपने डेट दी दी है 27 तारीख को। भाई 27 तारीख को तो उसकी सैलरी ड्यू भी नहीं होती, तो वो कैसे आपको दे सकते हैं? तो मतलब जिस दिन को पैसे उसके अकाउंट में आएंगे या उसको जो ड्यू होंगे, तो उससे पहले के आप डेट नहीं रख सकते। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। सब सेक्शन 5 क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160, 161, 162 एंड 163 सो फार as may be shall apply to an amount due under this section as if the amount were required to be deducted from the payment under division 3 of part 5 of the। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है, सेक्शन 160, 161, 162 एंड 163, ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन इसमें इस तरह होता है कि एक विद होल्डिंग एजेंट होता है या कोई ख़ास शख्स होता है जिसने दूसरे बंदे का टैक्स काटना होता है और उसका टैक्स काट के जमा करवाना होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, यानी FBR को। तो ये उसके साथ डील कर रहे हैं और इसमें भी कुछ रिकवरी मेयर्स हैं, तो सेम रिकवरी मेयर्स यहाँ भी सेम ट्रीट होंगे। और उसके बाद फिर सब सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि एनी पर्सन हु हैज़ पेड एनी अमाउंट इन कंप्लायंस विद आर नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 shall be treated as having paid such amount under the authority of the taxpayer and the receipt of commissioner। अब बात यह है कि फ़र्ज़ करें कि एक टैक्स पेयर था, उसके पैसे आपने काट लिए, बैंक ने, आपने कमिश्नर ने या ऑफिसर ने बैंक को लिखा कि भाई इस टैक्स पेयर की इतनी अमाउंट ड्यू है, फ़र्ज़ करिए 5 लाख रुपए ड्यू है, तो आप उसके अकाउंट में से 5 लाख रुपए काट के हमें जमा करवा दें। बैंक का जो मैनेजर था उसने ऐसे ही किया। अब ये है कि उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है? कल टैक्स पेयर उसके पास चला जाएगा कि भाई मैंने आपको पैसे इसलिए थोड़ी दिए कि आप जाके कमिश्नर को या FBR को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें, आप तो मेरे पैसों के ट्रस्टी थे। तो भाई उसके पास ये लीगल जवाज़ काफ़ी है कि कमिश्नर ने मुझे रिसीट दिया था और ये जो आपकी पेमेंट है ये मैं इसका पाबंद था, तो मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल ही शैल बी ट्रीटेड एज पेड अमाउंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर। तो यही समझा जाएगा कि उसने टैक्स पेयर की अथॉरिटी पे वो टैक्स पे कर लिया है। और इसके लिए सबूत या मतलब क्या रीज़न काफ़ी है? रिसीट ऑफ कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट अ गुड एंड सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। उसने पैसे कमीशन को दे दिए गए इन कंप्लायंस टू द नोटिस, और ये उसने अपनी जो या टैक्स पेयर की जो लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर लिया है, और ये एक सफिशिएंट सोर्स है। ठीक है, ये सफिशिएंट रीज़न है ऑफ सच पर्सन टू द टैक्स पेयर टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रेफर टू इन सच रिपीट। अब टैक्स पेयर उससे ये डिमांड नहीं कर सकता कि भाई मुझे 5 लाख रुपए पूरे करके दें, तो जितने भी अमाउंट उस रिसीट पे अवेलेबल हैं वो जो है ना अपने उसमें से माइनस कर सकता है, टैक्स पेयर उससे नहीं पूछ सकता। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई 5 लाख रुपए तो उसने FBR को जमा करवाए हैं और साथ 6 लाख रुपए खाटे हुए हैं। सिर्फ जितनी रिसीट्स के ऊपर अमाउंट अवेलेबल है इतनी उस अमाउंट तक जो भी पर्सन है जिसने पैसे पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, वो उसे बरी ज़िम्मा है। इन दिस सेक्शन पर्सन इंक्लूड्स कोर्ट हो सकता है, ट्रिब्यूनल हो सकता है, और एनी अदर अथॉरिटी हो सकता है। पर्सन में ये सारे के सारे लोग शामिल हो सकते हैं, मतलब इन लोगों को कहा जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह सेक्शन 141 जो कि लिक्विडेटर्स होते हैं। आप जो लोग बैकग्राउंड जिनका कॉमर्स है या फिर जिन्होंने MBA वगैरह किया हुआ है, दे नो वो आर लिक्विडेटर्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल इस लिक्विडेटर को स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह कर लें कि इसकी ज़रा डिक्शनरी से और इंटरनेट पे गूगल पे ज़रा चेक कर लें कि हु आर लिक्विडेटर्स,
ताकि आपको कहानी अच्छे अंदाज में समझ आए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर सेक्शन 140 को कोई शख्स है, अच्छा ये जो मैंने अब बात की है कि जिस तरह सेक्शन 140 का जो सब सेक्शन 6 है कि भाई टैक्स पेयर ने टैक्स काट, जो पर्सन था जिसके पास टैक्स पेयर के पैसे पड़े थे, उसने वो पैसे एफबीआर को जमा करवा दिए, तो इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, बाद औक़ात इस तरह होता है। मुझे याद है कि एक बैंक के अंदर किसी टैक्स पेयर के पैसे थे, तो टैक्स पेयर भी कोई अजीब गरीब सा शख्स था, मतलब उन्माद टाइप का उसको वो कह सकते हैं अपने इलाके का। तो उसने ये प्रॉब्लम रेज़ किया था एक दफ़ा, ठीक है, कि भाई मैंने पैसे किस लिए रखे हैं, ये वो, तो आपने ये पैसे कैसे काट के दे दी। लेकिन खैर मसला हल हो गया था। फिर टैक्स पेयर के जो वकील थे उसने भी उसे बताया कि यस ही इज़ जस्टिफाइड, वो इस तरह कर सकता है, आप इस पर कोई इतराज़ नहीं कर सकते। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि फ़र्ज़ करें कि आपने टैक्स, वो जो पर्सन था जिसके पास पैसे पड़े हुए थे, वो बैंक हो सकता है, कोई और शख्स हो सकता है, आपने उसको नोटिस दे दिया, वो इसको कंप्लाई नहीं करता, और वो क्या करता है, वो आपने उसे कहा कि भाई 5 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं और ये मुझे उसके निकाल के दो। अगर वो इसके साथ जो है ना कोऑपरेट नहीं करता, बैंक में 10 लाख रुपए पड़े थे लेकिन उसने टैक्स पेयर के साथ कनाइस कर ली और उसने किस तरीके से उसके पैसे निकलवा लिए, तो वो जो पर्सन होगा वो पर्सनली जितनी भी अमाउंट का आपने नोटिस दिया था, वो जो है ना उसका लायबल होगा। आप उससे वो सारे के सारे पैसे भी ले सकते हैं। यानी अगर 5 लाख आपने नोटिस दिया था और 5 लाख टैक्स पेयर ने निकाल लिए हैं, ज़ाहिर है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये मैनेजर साथ मिला हुआ है, तो आप उसे 5,000 की रिकवरी भी कर सकते हैं और उसको फर्दर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरह की किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो कोशिश करें कि 140 के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, और ये आपकी सर्विस जो है उसके साथ भी जो है ना, मतलब उसके भी टर्मिनेशन कर सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।